अब सुशीला कार्की सरकार को डिजिटल राइट्स बहाल करने, भ्रष्टाचार रोकने और जॉब्स देने का वादा करेंगी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी घटना की जो न सिर्फ नेपाल को हिला दिया बल्कि पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर देगा। इमेजिन कीजिए एक देश जहां हिमालय की ऊंची चोटियां शांति का प्रतीक है, वही देश सड़कों पर जलते टायरों, टूटे कांचों और गूंजते नारों से भर जाता है। ये कहानी है नेपाल के जेनजी की, उन युवाओं की जिन्होंने सोशल मीडिया बैन के एक फैसले से शुरू हुए आंदोलन को एक पूर्ण क्रांति में बदल दिया। इस आंदोलन ने न सिर्फ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया बल्कि राष्ट्रपति और कई मंत्रियों को भी कुर्सी छोड़नी पड़ी। लेकिन ये क्रांति सिर्फ सत्ता परिवर्तन तक सीमित नहीं रही। इसने संपत्तियों को भयंकर नुकसान पहुंचाया, होटल जले, दुकानें लूटी गईं और अब बीमा कंपनियों पर 21 अरब नेपाली रुपए का बोझ गिर पड़ा है। ये आंकड़े सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये एक पीढ़ी का गुस्सा है जो फूट पड़ा है। तो चलिए इस पूरी घटना को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट्स में बताएं क्या आपको लगता है कि जेनजी की ये बगावत सही थी या गलत। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर आज की। सोशल मीडिया बैन जो बन गया क्रांति का स्पार्क। सब कुछ शुरू हुआ 4 सितंबर 2025 को। नेपाल सरकार ने अचानक 26 सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगा दिया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, रेडिट, यहाँ तक कि एक्स, ये सब बंद। वजह, सरकार का कहना था कि ये कंपनियां नेपाल में रजिस्टर्ड नहीं है और ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। लेकिन युवाओं ने इसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर हमला माना। नेपाल के जेनजी यानी 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए वो युवा जो टेक्नोलॉजी के साथ ही सांस लेते हैं, वो भड़क उठे। ये पीढ़ी लैपटॉप, स्मार्टफोन और 5G के साथ बड़ी हुई है। उनके लिए सोशल मीडिया सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि आवाज़ उठाने का हथियार भी बन गया। वो ट्रेंड्स को तेजी से फॉलो करते हैं, मीम्स बनाते हैं और दुनिया से जुड़े रहते हैं। लेकिन सरकार के इस बैन ने उन्हें काट दिया, जैसे किसी को अचानक सांस लेने से रोक दिया जाए। 5 सितंबर को काठमांडू की सड़कों पर उतर आए हजारों युवा। नारे लगे, डिजिटल अधिकार हमारा हक, ओली इस्तीफा दो। शुरू में शांतिपूर्ण था लेकिन पुलिस की लाठीचार्ज ने इसे हिंसक बना दिया। सोमवार को झड़पें इतनी भयानक हुई कि 21 लोग मारे गए, 350 से ज्यादा घायल हो गए। और ये तो बस शुरुआत। जेनजी कौन है? वो पीढ़ी जो पुराने सिस्टम को चुनौती दे रही है। अब सवाल ये कि जेनजी आखिर है कौन? दोस्तों, जेनजी को डिजिटल नेटिव्स कहा जाता है। ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर मार्क मैक्रेन ने 2008 में इस नाम को दिया, जो ग्रीक अल्फाबेट के Z से आया है। ये वो पीढ़ी है जो पैदा होते ही इंटरनेट पर आ गई। उनके लिए वर्चुअल वर्ल्ड रियल से ज्यादा रियल है। नेपाल में ये युवा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और आर्थिक असमानता से तंग आ चुके थे। देश की 56% संपत्ति सिर्फ 20% अमीरों के पास है। 4 सालों में 3 बड़े घोटाले, लाइसेंस घोटाला, टैक्स चोरी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट स्कैम ने युवाओं का भरोसा तोड़ दिया। वो भारत से दूरी और चीन के बढ़ते प्रभाव से भी नाराज थे। सोशल मीडिया बैन बस आखिरी स्ट्रॉ था। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन पर कब्जा कर लिया, सुप्रीम कोर्ट को आग लगा दी। पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा के घर पर हमला हुआ। उनकी पत्नी आजू राणा को पीट कर जिंदा जला दिया गया। वित्त मंत्री विष्णु पौडेल को सड़क पर दौड़ाया गया। पीएम ओली दुबई भाग गए। राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया। 9 सितंबर को 51 मौतें हो चुकी थी, 400 से ज्यादा लोग घायल। काठमांडू में कर्फ्यू लग गया, सेना सड़कों पर उतर आई। लेकिन जेनजी रुके नहीं, उन्होंने इसे रिवॉल्यूशन नाम दिया। अब सत्ता सुशीला कार्की के हाथों में है, जो पूर्व चीफ जस्टिस है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये बदलाव स्थायी होगा? संपत्तियों का नुकसान जो अर्थव्यवस्था को झकझोर गया। दोस्तों, क्रांति की कीमत चुकानी पड़ती है और नेपाल ने भारी कीमत चुकाई। प्रदर्शनकारियों ने जहां तहां आग लगाई, लूटपाट की। सबसे ज्यादा नुकसान काठमांडू में हुआ। होटल इंडस्ट्री का कल्याण। नेपाल की अर्थव्यवस्था टूरिज्म पर टिकी है। होटल एसोसिएशन नेपाल के मुताबिक 20 से ज्यादा होटलों को निशाना बनाया गया। तोड़फोड़, लूट और आगाजनी से 25 अरब नेपाली रुपए का नुकसान। सबसे बड़ा झटका काठमांडू का नया हिल्टन होटल, जो जुलाई 2024 में बना था। 5 अरब रुपए की लागत का ये होटल जलकर राख हो गया। 8 अरब से ज्यादा का नुकसान सिर्फ यहीं हुआ। 2000 नौकरियां गईं और पर्यटन सीजन बर्बाद। व्यापारिक नुकसान। नेपाल इंडस्ट्रीज कॉन्फेडरेशन के अनुसार प्रमुख कंपनियों को 60 अरब रुपए से ज्यादा का घाटा। दुकानें, फैक्ट्रियां, वाहन सब तबाह हो गए। 9-10 सितंबर को पीक हिंसा थी। नेपाल इंश्योरेंस एसोसिएशन का कहना है कि कुल नुकसान 31 अरब भारतीय रुपए से ज्यादा हो सकता है। ये 2015 के भूकंप से 3 गुना ज्यादा है।
ये नुकसान सिर्फ पैसे का नहीं बल्कि भरोसे का भी है। निवेशक डर गए हैं, टूरिस्ट रद्द कर रहे हैं। अब आते हैं सबसे चौंकाने वाले आंकड़े पर। नेपाल इंश्योरेंस अथॉरिटी के 18 सितंबर 2025 के डेटा के अकॉर्डिंग नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को 16 सितंबर तक 1984 क्लेम मिल चुके हैं। कुल राशि 20.7 अरब नेपाली रुपए। ओरिएंटल इंश्योरेंस को अकेले 5.14 अरब के 40 क्लेम। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में कंपनियों ने सिर्फ 26 अरब का प्रीमियम कमाया था और 11 अरब क्लेम पेड किए। अब ये नया बोझ 21 अरब से ऊपर उन्हें डुबो सकता है। नुकसान का आकलन अभी चल रहा है तो क्लेम और बढ़ेंगे। सरकार ने राहत पैकेज की बात की है, लेकिन कितना असर होगा? नेपाल का ये जिन्सी विद्रोह हमें बताता है कि युवा शक्ति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। टेक्नोलॉजी की ये पीढ़ी पुराने सिस्टम को तोड़ने को तैयार है, लेकिन सवाल ये भी हिंसा से क्या हल निकलेगा? 51 मौतें, हजारों घायल, अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है। अब सुशीला कार की सरकार को डिजिटल राइट्स बहाल करने, भ्रष्टाचार रोकने और जॉब्स देने का वादा करेंगी। भारत के लिए भी ये चेतावनी है, हमारा पड़ोसी जल रहा है, क्या हमारी बारी भी आएगी? तो ये थी नेपाल जेनजी क्रांति की पूरी अनसुनी कहानी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।